जाता है, तो वही पड़ोसी राज्य आवश्यक जलापूर्ति से वंचित रह जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र की स्थापना करे और सरकार को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सकेगा बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जाए। तो अंतर राज्य स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना और इस दिशा में प्रभावशाली नीति सार्थक होगी, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल अब भी हर जगह पैदा ले चुका है और ले ही रहा है, क्योंकि सुध लेने की जरूरत है तो सुध ली नहीं जाती। तो मानव जीवन पर अपवाह तंत्र के प्रभाव क्या आते हैं, इसको जरा सा समझिए। नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियां आदिकाल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। तो नदियां विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृति, जन्मस्थली के साथ मानव सभ्यता को पालना भी है, इसका कार्य रहा है। तो नदियों के जलप्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन का आकर्षण केंद्र भी। तो प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था, लेकिन आज जहां राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास हो रहा है, वो सामरिक दृष्टि से भी नदियां आज उपयोगी हो चुकी है। तो नदियों के प्रवाह की वजह से कृषि भूमि आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो गंगा, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा और मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। तो उत्तरी बिहार में कोसी, बागमती, गंडक आदि नदियां प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और मिट्टी की उर्वरता बनी रहने ही से ये जो बात है, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि इस बात पर आप ध्यान नहीं देंगे कि मिट्टी रहेगी तो उपजाऊ जमीन रहेगा। तो वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है और इनमें से कुछ तो पूर्ण हो गए,